गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग क्वेश्चन बैंक 2025 के प्रथम पारी के क्वेश्चन को बनाते हैं। तो क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करते देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3 एवं -10 है। आपको बताना है, दो शून्यक दिया गया है, उसका बहुपद बताना है। तो शून्यक क्या होता है, एक शून्य को हम क्या मानते हैं अल्फा, दूसरे को क्या मानते हैं हम लोग बीटा। तो हम लोग मान लेते हैं। तो हमको ऑब्जेक्टिव बनाना तो शॉर्ट में बना सकते हैं, तो लेकिन हम लोग डिटेल से बनाने सीखते हैं ना। माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बराबर 3 एवं बीटा बराबर -10 है। अब आपको क्या करना है, अल्फा बीटा दो शून्यक, एक शून्य को हम मान लिया अल्फा, दूसरा को मान लिया हम लोग बीटा। अब यहाँ से हमको बहुपद निकालना है। तो हम लोग क्या सीखे हैं, तो बीटा, तो हम लोग क्या जानते हैं, शून्यकों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है फॉर्मूला -b/a। और अल्फा का वैल्यू क्या माने हम 3, तो यहाँ लिख देंगे 3। अब प्लस बीटा का वैल्यू कितना -10, यहाँ लिखेंगे -10। अब -b/a, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 प्लस माइनस क्या होता है -10 बराबर -b/a। अब 10 माइनस में 3 प्लस में, तो सॉल्व करेंगे कितना होगा -7 इक्वल -b/a। अब 7 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, तो 1 है। तो यहाँ से माइनस माइनस क्या होगा कैंसिल। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं a का वैल्यू कितना है 1 है, b का वैल्यू कितना है 7। तो फाइनली इसको हम लिख सकते हैं b/a इक्वल 7/1। अब हमको a का, अब दूसरा शून्य इसमें द्विघात बहुपद के शून्य का रिलेशन जब निकालते हैं हम लोग, तो उसमें होता है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो डालते हैं तो उसमें हम देखते हैं a का वैल्यू कितना आता है। तो उसमें अगर बराबर नहीं आता तो क्या करते हैं, या तो गुना या भाग करके उसको बराबर करते हैं। तो देखते हैं, एवं हम दूसरा लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। तो अल्फा यहाँ कितना है 3, अब बीटा कितना है -10, अब बराबर c/a। प्लस माइनस कितना होता है, प्लस माइनस -10 दिया 30 बराबर c/a। अब 30 के नीचे कुछ नहीं तो क्या दे सकते हैं हम लोग 1। अब यहाँ से देखिए a का वैल्यू यहाँ भी 1 है, a का वैल्यू यहाँ भी 1 है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि a बराबर कितना आया मेरे पास 1, b बराबर कितना आया, तो b का वैल्यू कितना है 7 और एवं तथा c बराबर क्या बोल सकते हैं हम लोग, c का वैल्यू कितना आया -30। अब हमको क्या निकालना, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx अब +c होता है। हमको बहुपद निकालना, समीकरण निकालना, सिर्फ क्या बोला गया बहुपद, तो जीरो लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से आप a का वैल्यू पुट करिए, तो 1 है, तो यहाँ 1 गुना x² जैसे का तैसे। b का वैल्यू कितना 7, यहाँ 7 लिखेंगे, और x जैसे का तैसे। अब प्लस c का वैल्यू कितना -30 ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो यहाँ क्या होगा 1 गुना x² क्या होगा x², अब प्लस 7x, ये प्लस माइनस कितना होगा -30। तो यही आपका आंसर होगा x² + 7x - 30। क्या है x² + 7x - 30, ऑप्शन नंबर ए। तो ये पूरा डिटेल से आपको जब बेसिक अच्छा से नॉलेज होगा तो आप किसी तरह क्वेश्चन बना सकते हैं। शॉर्टकट में भूलने का डर लगता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को बनाएंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। क्या लिखा हुआ, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 3 एवं उनके गुणनफल -2 है तो वह द्विघात बहुपद होगा क्या, आपको बताना है। तो सिंपल आपको वहाँ पे क्या था, शून्यक दिया गया था, यहाँ शून्यकों का योगफल दिया हुआ। तो क्या दिया होता है, तो सॉल्व करते हैं। शून्यकों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, कितना दिया हुआ यहाँ पे 3 दिया हुआ, और अल्फा इंटू बीटा एवं शून्यकों का गुणनफल क्या लिखा हो, एवं उनके गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ -2, ये दिया हुआ। अब यहाँ देखते हैं शून्यकों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। इसके बराबर क्या लिख सकते हैं हम 3/1 लिख सकते हैं। तो हम माइनस में a को वैल्यू किस में, माइनस में a b कोई भी चार उसको माइनस में रखना, नंबर को भेज देना। तो ये क्या होगा माइनस उधर चल जाएगा, तो हम लिख सकते हैं b/a बराबर -3/1। इधर सॉल्व करते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो होता है c/a। अब -2 a का वैल्यू कुछ 1, 2 के नीचे कुछ नहीं क्या है 1 है। तो हमको यहाँ से क्या पता चला कि इसलिए बोल सकते हैं हम लोग a बराबर कितना है, a बराबर यहाँ भी 1 है, a बराबर यहाँ भी 1 है। तो a बराबर कितना आ गया 1 आ गया। b का वैल्यू कितना आ गया, b बराबर -3 एवं
सी बराबर यहाँ कितना आ गया -2। अब हमको द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या जानते हैं हम लोग, तो व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx अब प्लस c। a का वैल्यू यहाँ कितना है 1 है, तो 1 गुना x² क्या होगा x² ही होगा, ठीक है। प्लस b का वैल्यू कितना है -3 है, तो यहाँ -3 और गुना x लिखेंगे। अब प्लस c का वैल्यू कितना है -2, तो यहाँ पे कितना होगा x² प्लस माइनस कितना होता है -3 गुना x कितना होगा 3x प्लस माइनस -2। तो यहाँ क्या होगा, इसका आंसर यही होगा x² - 3x - 2, ऑप्शन नंबर ए। तो इस टाइप का क्वेश्चन, इस चैप्टर का वो ध्यान से पढ़ना। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहला ही बनाए, दूसरा भी वैसे क्वेश्चन है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को बनाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ यदि बहुपद x पोलिनोमियल ऑफ x इक्वल x⁴ माइनस 2x³ प्लस 3x² - 4x प्लस 30 को qx बहुपद q इक्वल टू x प्लस 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात क्या होता है। तो सिंपल याद रखना, जब आपको बहुपद का घात पूछा जाए तो आपको क्या करना, उसके पहले टर्म को ही सिर्फ भाग देना है। जब बहुपद का शेषफल पूछा जाएगा तो पूरे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब सॉल्व करके भाग देके सॉल्व करना पड़ेगा। तो सिंपल है, क्या करना हमको, सबसे पहले देखते हैं तो हमको किस में भाग देना। तो यहाँ मैक्सिमम पावर क्या, फर्स्ट नंबर पे x⁴, तो यहाँ लिख देंगे ऊपर में x⁴, जो हम लोग क्लास 9th में भी सीखे थे, 10th में भी सीखे हैं। अब किससे भाग देना, इसके चर से भाग देना है। तो यहाँ क्या है x है, देखिए यहाँ पे यहाँ 4x है, यहाँ पे क्या इतना है x⁴, मतलब मल्टीपल के फॉर्म में x गुने x गुने x गुना x कितना बार है 4 बार, यहाँ x। तो ये x से x खत्म हो गया, तो कितना पावर कितना बचेगा, x पे पावर कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसे करिए तो एक एक्स पे पावर कितना होगा 3, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम x पे पावर 3। एक चीज़ याद ध्यान रखिए, जैसे आप बार में आता है तो 2 पढ़ा 6 कितना बार में 3 बार में आता है, 2 तिया 6, तो यहाँ से इस पर क्या आ गया 0 आ गया। तो ये जो 6 यहाँ पे लिखे, तो इसको क्या किए, इस दोनों नंबर को गुना किए हम लोग, है ना, भाजक और भागफल दोनों गुना करने पर क्या आ गया, ये नंबर प्राप्त हुआ। तो उसी तरह हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पे जो नंबर लिखा है इस x³ से इस दोनों नंबर में भाग दे देंगे, सॉरी गुना करेंगे। यानी x³ और गुना क्या है x, तो x³ और गुना x कितना होगा, जब पावर समान होता है तो बेस क्या होता है, जुड़ जाता है, सॉरी बेस समान होता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो x पे पावर कितना होगा 4, तो यहाँ लिखेंगे x पे पावर 4। अब आपको आगे सॉल्व नहीं करना, फिर एक बार और चेक कर देते हैं। अब देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस, प्लस प्लस क्या होता है प्लस, और 2 गुना x³ क्या होगा 2x³, तो यहाँ पे कितना है प्लस 2x³। अब ध्यान दीजिए, आपसे ये नहीं पूछा है शेषफल क्या, आपसे पूछा है कि भागफल का मैक्सिमम घात कितना होगा। तो इसके बाद जो भी घात आएगा वो क्या आएगा, ये x³ से क्या होगा, छोटा होगा। तो हमको सिंपल आगे सॉल्व करने का कुछ ज़रूरत ही नहीं। इसको देखिए तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस होगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ 2 कितना होगा 4x³, लेकिन माइनस में आएगा, लेकिन इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। आप देखिए ये सिर्फ इसी को देखना, कितना पावर है भागफल पे, कितना है 3, तो यही आपका क्या होगा आंसर। आगे सॉल्व नहीं करना, उससे जो भी आएगा इसके बाद जो भी आएगा तो क्या होगा, इससे छोटा होगा। नहीं तो थोड़ा सा एक बार देख लेते, थोड़ा सा क्या है -4x³ और उसके बाद पूरा क्या करना, आपको छाप देना 17x² - 4x प्लस 30, आपको इसको भाग देना। तो -4x³, अब बट्टे भाग किससे देंगे x से, तो यहाँ से कि x से ही खत्म हो गया, तो क्या होगा -4x², तो यहाँ क्या आया -4x²। देखिए ये पावर 3 था, यहाँ पावर कितना आ गया 2, तो इसके बाद जितना भी आएगा तो इससे हमेशा क्या आएगा, छोटा ही आएगा। इसलिए मैक्सिमम हम लोग फर्स्ट टर्म भाग देंगे और जो भी आएगा वही उसका क्या होगा, घात हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को बनाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है, x + 2y + 3 = 0, 3x + 6y + 9 = 0 के कितने हल होंगे। तो एक से आसान है, हम लोग क्वेश्चन कहते हैं एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है, उसको सॉल्व करना। तो इसका कंडीशन क्या होता है, a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2। इसमें क्या होता है, इसका केवल एक हल होता है, केवल ऐसा कंडीशन आता है केवल एक हल होगा, जिसको अद्वितीय हल बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, एक हल। अब अगला कंडीशन क्या आएगा, जैसे a1/a2 बराबर b1/b2 = c1/c2। इसका क्या होगा, वो परिमित रूप से अनेक हल होगा, मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारा होगा, अनेक हल। a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसका होता है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो ये 3 कंडीशन होता है। तो हम ये दोनों समीकरण को लिखेंगे, उसको चेक करेंगे ए बी सी का वैल्यू निकाल के, जो भी कंडीशन आएगा उस हिसाब से हम आंसर दे दें। लेकिन आपको ये कंडीशन याद होना चाहिए। देखते हैं हम लोग, पहला सॉल्व लिखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, x² + 2y + 3 = 0।
इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं यहाँ से। और दूसरा क्या है A1, दूसरा समीकरण क्या है 3x प्लस 6y अब प्लस 9 इक्वल टू 0, इसको मान लिया हम लोग इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए इसका व्यापक रूप क्या होता है, आप जब रैखिक समीकरण वाला पढ़े होंगे, रैखिक समीकरण जिसमें पावर 1 होता है तो उसका व्यापक रूप क्या होता है, तो होता है कंडीशन a1x प्लस b1y अब प्लस c1 इक्वल टू 0 होता है। उसी तरह दूसरा समीकरण क्या होगा a2x प्लस b2y अब प्लस c2 इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, पहले समीकरण से a1 b1 c1 का वैल्यू निकालेंगे और दूसरे समीकरण से a2 b2 और c2 का वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए उससे कंडीशन कौन सा आता है, तो देखते हैं हम लोग, इसलिए बोल सकते हैं यहाँ तुलना करिए। यहाँ x का गुणांक क्या है a1, यहाँ x का गुणांक कुछ नहीं तो क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ a1 का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। यहाँ y का गुणांक क्या b1 है, यहाँ y का गुणांक कितना है 2 है, तो हम बोल सकते हैं b1 बराबर कितना होगा 2 होगा। उसी तरह c1 यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा। यहाँ देखते हैं a2 का वैल्यू कितना, आप कंपेयर करने आपको आता होगा, या x गुणांक a2, यहाँ x गुणांक क्या है 3, तो a2 बराबर कितना है 3, b2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, b2 बराबर कितना 6 और c2 बराबर कितना होगा 9। एक चीज़ ध्यान रखना आपको, जब भी समीकरण के पहले समीकरण के इक्वल के बाद 0 है तो इस समीकरण में इक्वल के बाद 0 होना चाहिए। अगर मान लिया जाए इक्वल के बाद कोई भी नंबर है तो दूसरे समीकरण में इक्वल के बाद भी कोई नंबर होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपका क्या होगा ए बी सी का वैल्यू क्या होगा गलत निकल जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना कि इक्वल के सेट क्या, इक्वल के बाद क्या होना चाहिए 0, दोनों में है तब दोनों, तब आप वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। अब कंडीशन फुलफिल करते हैं, इसलिए बोल सकते हैं हम लोग a1 बटे a2 निकालते हैं। a1 कितना यहाँ पे 1 है, a2 कितना यहाँ पे 3 है, तो इसका वैल्यू कितना है 1/3। दूसरा देखते हैं हम लोग a1, अब क्या निकलते हैं a1 a2 हो गया b1 बटे b2, b1 यहाँ कितना है 2, अब b2 का वैल्यू कितना है 6। सॉल्व करते हैं, देखिए 2 1 2 2 3 6, तो ये भी आ गया 1/3। जब तक बराबर चला तब तक सॉल्व करते रहेंगे। अगला कंडीशन क्या आया c1 बटे c2, अच्छा c1 का वैल्यू कितना है 3 और c2 का वैल्यू कितना है 9, तो 3 का 3 3 9 1/3। हम यहाँ से क्या देखें a1 बटे a2 बराबर 1/3 है, b1 बटे b2 भी 1/3 है, c1 बटे c2 भी 1/3 है। तो हम बोल सकते हैं कि a1 बटे a2 इक्वल होता है b1 बटे b2 इक्वल है c1 बटे c2 के। जब ऐसा कंडीशन होता है तो इसमें क्या होता है अनगिनत हल, यहाँ पे अनगिनत हल लिखा मतलब बहुत सारा सॉल्यूशन होगा इसका, है ना, मैनी सॉल्यूशन, है ना, अनेक हल लिख सकते हैं हम लोग, अनेक हल, इसका आंसर क्या हो जाएगा अनेक हल। देखिए ये कंडीशन मतलब कंडीशन नंबर कौन सा है आपका दूसरा, अनेक हल होगा, मतलब ऑप्शन 1 हल है, ये नहीं होगा कोई हल, ये भी नहीं होगा, अनगिनत हल मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को बनाते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं, लिखा 2 रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र। अच्छा लेखा चित्र क्या होता है, ग्राफ आपको वैसे पता, लेखा चित्र समांतर हो तो हलों की संख्या क्या होगी। तो पहले समझ लेते हैं हम लोग लेखा चित्र कौन सा कंडीशन में समांतर होता है, ठीक है। तो आपसे पूछा हल क्या होगा, एक हल होगा मतलब अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होगा, अभी जस्ट इससे पहले क्वेश्चन में बात किए थे, बस वही कंडीशन को फुलफिल करना। तो इधर थोड़ा सा हम लिख लेते हैं, तो क्या होता है a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। इसे कंडीशन में अगर ऐसा रहा तो इसका क्या होता है केवल एक हल, केवल एक हल। इसमें कंडीशन क्या होगा, जब एक हल होगा तो इसमें क्या होगा ग्राफ क्या करेगा, इसका जो लेखा चित्र खींचिएगा ग्राफ जब खींचिएगा इसका तो ये क्या होगा, ये प्रतिच्छेद करेगा मतलब एक दूसरे को काटेगा। तो हल ग्राफ क्या होगा प्रतिच्छेद करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, मतलब ग्राफ एक दूसरे को काटेगा। अगला कंडीशन क्या आएगा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 अब बराबर c1 बटे c2। इसमें क्या होता है अनेक हल होता है, क्या होता है अनेक हल। इसमें कंडीशन क्या होगा, इसमें जब ग्राफ के बारे में पूछेगा, लेखा चित्र पूछेगा तो इसमें क्या होगा समपाती होता है, क्या होता है समपाती क्या होता है एक ही लाइन पे दोबारा ओवरलैप, जैसे एक लाइन जा रहा है उसी पे दूसरा लाइन भी दूसरा समीकरण भी ओवरलैप कर जाएगा, एक ही लाइन पे दोनों समीकरण ओवरलैप करेगा। तीसरा कंडीशन क्या होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। ऐसा होगा तो इसका क्या होता है कोई हल नहीं होता, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा। ऐसे कंडीशन में क्या होता है तो ग्राफ क्या होगा समांतर होगा, क्या होगा समांतर ग्राफ होगा, मतलब ये लाइन इस टाइप से जाएगा, ये दोनों लाइन एक दूसरे से कभी भी मेल
नहीं सकती है। तो अब देखते हैं ये कॉन्सेप्ट था, इससे इसी से हम ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखते हैं क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, दो रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि समांतर हो, मतलब समांतर हो तो कैसा कंडीशन होगा, ये वाला कंडीशन होगा आपका। समांतर हो तो उसका पूछा कितना हल होगा, हलों की संख्या क्या होगा, तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो इसमें कोई हल ऑप्शन दिया हुआ नहीं, दिया हुआ तो इसका कोई नहीं, मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। कंडीशन ये होगा और समांतर होता है कोई हल ना होगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी। ऑप्शन में रहता कोई हल नहीं तो यही होता, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन में वैसा कोई हल लिखा हुआ है ही नहीं, तो क्या होगा, कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते क्या लिखा हुआ, रैखिक समीकरण युग्म 5x - 4y + 8 = 0 एवं 7x + 6y - 9 = 0 है, तो उसका क्या बताना आपको उसका हल क्या, उसका कंडीशन क्या होगा, संगत होगा, असंगत होगा, आश्रित होगा, इनमें कोई ना होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यही कॉन्सेप्ट में ये भी क्वेश्चन दिया हुआ, अगर a1/a1 केवल एक हल है, मतलब उसका सॉल्यूशन है, तो वो होगा संगत। क्या होगा, संगत। ये कंडीशन संगत है, इस कंडीशन में भी क्या होगा, संगत होगा, और ये कंडीशन में क्या होगा, असंगत होगा। क्या होगा, ओ संगत। तो आप देख लेते हैं, हम लोग इस समीकरण को सॉल्व करके देखेंगे कौन सा कंडीशन फॉलो करता है। अगर उसका हल है, एक हल होवे या अनेक हल होवे, तो संगत होगा, हल नहीं है तो असंगत हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग, तो समीकरण लिखते हैं, सॉल्व 5x - 4y + 8 = 0, समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। एवं यहाँ क्या है दूसरा, 7x + 6y - 9 = 0, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब वही कंडीशन, a1x + b1y + c1 = 0, इसको लिख सकते हैं हम लोग a2x + b2y + c2 = 0। अब क्या करेंगे, यहाँ से इस पहले समीकरण से a1 b1 c1, दूसरे समीकरण से a2 b2 c2 निकालते हैं। तो a1 बराबर कितना होगा यहाँ पे 5, b1 बराबर कितना होगा -4, और c1 बराबर कितना होगा 8 होगा। फिर ध्यान रहे, इक्वल के बराबर क्या है, 0, इक्वल के बाद क्या है, 0। तो आपको ये दोनों समीकरण में 0 है, मतलब हम लोग सही चल रहे हैं। इससे निकालते हैं हम लोग a2 बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 7, b2 बराबर कितना होगा 6, और c2 बराबर कितना होगा -9। अब चेक करते हैं, इसलिए बोल सकते हैं हम लोग a1/a2, a1 कितना आपके पास 5, a2 कितना आपके पास 7 है, तो 5/7। दूसरा चेक करिए b1/b2, b1 कितना आपके पास -4, अब b2 कहाँ है, तो b2 कितना है 6 है। सॉल्व करिए तो ये कटेगा आपका 2 पढ़ा में 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो आपके पास है -2/3। ऐसा कंडीशन देखिए, दोनों बराबर दिख रहा, नहीं दिख रहा। जब बराबर है तो हम क्या बोल सकते हैं कि a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2। जब ऐसा कंडीशन आता है a1/, इसका केवल एक हल होता है। जब हल है तो ये क्या है, संगत है। क्या है, संगत है, संगत है, ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को बनाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 बनाए। क्या लिखा है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 = 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो, तो आपको बताना α² + β² का वैल्यू क्या होगा। तो क्वेश्चन देखिए, आपको थोड़ा सा फॉर्मूला को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, अलजेब्रा का फॉर्मूला। तो हम लोग जानते हैं ये α² + β स्क्वायर का फॉर्मूला क्या, ध्यान से देखिए आपको। तो पहले हम इस समीकरण को लिख लेते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या है समीकरण आपके पास, 3x² - 5x + 2 = 0, आपको ये दिया गया। अब जब द्विघात बहुपद पढ़ेंगे चैप्टर, तो उसमें क्या लिखा है, द्विघात, अभी हम लोग रैखिक बहुपद पढ़े, उसमें क्या देखे थे व्यापक रूप a1x + b1y + c1 = 0 था। वहाँ 2 समीकरण दिया था, तो यहाँ द्विघात में क्या होगा, ax² + bx + c = क्या होता है 0। तो द्विघात समीकरण में क्या देते हैं, इसका व्यापक रूप ax² + bx + c = 0। अब यहाँ से a b c का वैल्यू हम लोग निकाल देते हैं। इसलिए a बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिए, x² का गुणांक क्या है, क्या a है, यहाँ पे x² का गुणांक क्या है 3, तो हम बोल सकते हैं a बराबर क्या होगा 3। x का गुणांक क्या कितना है b, यहाँ x का गुणांक कितना -5, तो x बराबर कितना होगा यहाँ b बराबर कितना होगा -5, और c बराबर यहाँ कितना होगा 2। तो हम a b c का वैल्यू निकाल लिए। अब हमको बोला गया α² + β² निकालना। तो आपको ध्यान होगा, एक फार्मूला हम लोग पढ़े, क्या पढ़े, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b², ऐसा कुछ आता है कंडीशन आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे हम शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कर लेंगे। योगफल मतलब ये आ जाएगा, गुणनफल मतलब ये आ जाएगा। यहाँ से a² b² मतलब a की जगह अल्फा मान लेंगे, b की जगह बीटा मान लेंगे, आपको क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। देखिए ध्यान से, तो हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा + बीटा।
निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या था, माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए। अच्छा बी का वैल्यू यहाँ कितना है, पहले माइनस फार्मूला से माइनस लिख देंगे। बी का वैल्यू यहाँ कितना है 5 है, तो हम भी ले देंगे -5। और ए का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, ए का वैल्यू कितना है 3, तो हम लिख दिए 3। फिर ध्यान दीजिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए। क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पे ए प्लस बी आ रहा है, तो एक जगह अल्फा भी एक जगह बीटा मान लेंगे। चलिए ठीक है, तो यहाँ माइनस फार्मूला से तो यहाँ माइनस लिख दिए। बी का वैल्यू -5 था, हम भी लिख दिए। तो यहाँ क्या हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब 5 बटे कितना आएगा 3, 5/3 आ गया। अब हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, मतलब शून्यकों का गुणनफल, सी बाय ए। सी कितना आपके पास 2, ए का वैल्यू कितना है 3। तो हम अल्फा इंटू बीटा निकाल लिए, अल्फा प्लस बीटा। देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, बराबर है। अब हम क्या करेंगे, तो इस फॉर्मूला को कंपेयर करेंगे, मतलब एक जगह हम अल्फा मान लेंगे, बी की जगह बीटा मान लेंगे स्क्वायर। तो एक जगह अल्फा मतलब अल्फा का स्क्वायर अब प्लस बीटा का स्क्वायर, ऐसे लिखिए 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा अब प्लस बीटा स्क्वायर, ऐसा बैठ जाएगा। अब यहाँ से हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं, ध्यान से देखते हैं। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, क्या होगा फॉर्मूला, अल्फा स्क्वायर अब +2 अल्फा इंटू बीटा अब प्लस बीटा स्क्वायर, ऐसा होगा। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा आपके पास है, देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है ना, इसका वैल्यू कितना 5/3। आप भी यहाँ रख दीजिए 5/3। इस पे स्क्वायर है तो आप इस पे होल स्क्वायर, तो इस पे भी स्क्वायर दे देते हैं। चलिए ठीक है, अल्फा स्क्वायर तो हमको पता नहीं है, +2 अल्फा इंटू बीटा देखिए कहीं पे है यहाँ पे 2/3, आप भी रख दिए यहाँ 2/3। अब प्लस बीटा स्क्वायर हमको पता नहीं है। अब ध्यान दीजिए, अब स्क्वायर करना मतलब 5/3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो 25 और 3 तिया 9, तो आपके पास यहाँ फाइनल कितना है 25/9 आया। सॉरी यहाँ पे इक्वल होगा, इक्वल अल्फा स्क्वायर जैसे का तैसे। यहाँ देखिए ऊपर से 2 दूनी 4 अब बटा 3 अब प्लस यहाँ पे बीटा स्क्वायर। अब हम इधर थोड़ा सा लिख लेते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब इसको हम एक साथ लिखेंगे, ई प्लस में इधर क्या होगा माइनस में आएगा, तो हम पहले इसको लिख लेते हैं सीधा करके, अल्फा स्क्वायर अब प्लस, इसको पहले लिख देते, प्लस में आगे पीछे लिख सकते बीटा स्क्वायर अब प्लस 4/3 इक्वल टू, इसको लिखते 25/9, तो यहाँ लिखिए 25/9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, प्लस में क्या होगा -25/9 अब -4/3। तो यहाँ होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब 9 और 3 का एलसीएम कितना होगा 9 ही होगा। अब यहाँ से हम लोग भिन्न का घटा हो गया है ना, तो अब देखेंगे इन 9 के पहाड़ा में 9 कितना बार में आता है, एक बार में आता है, तो 1 गुना 25 कितना होगा 25 माइनस 3 के पहाड़ा में 9 कितना बार में आता है, 3 का 3 6 3 3 9, 3 बार आता है, 3 चौके 12। तो यहाँ आपके पास फाइनल होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल, तो 12 में 25 2 में 5 में 2 गया कितना बचेगा 3 और 2 में 1 गया 13, तो मतलब 25 में 12 घटाइएगा आपके पास 13 बचेगा। और यहाँ पे 9, ये कटने वाला नंबर है किसी से नहीं कटेगा, तो यही आपका क्या होगा आंसर। ये आपका रफ था, तो 13/9 ऑप्शन नंबर कहीं पे है, तो ऑप्शन नंबर ए, यही आपसे पूछा था। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को बनाते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, यदि द्विघात समीकरण 2x² - 7x - p = 0 का एक मूल 2 हो तो p का मान क्या होगा। तो एक मूल मतलब मूल क्या मतलब x का वैल्यू, एक वैल्यू दिया हुआ अल्फा या बीटा को, तो एक वैल्यू दिया हुआ, तो दूसरा वैल्यू मतलब p का वैल्यू क्या होगा वो आपसे पूछा गया है। तो हमको दूसरे वैल्यूज को मतलब ही है x का वैल्यू, मतलब हमको दिया गया है कि आपको एक मूल मतलब पूछे x का वैल्यू कितना दिया 2, बस इस बहुपद पे रख दीजिए समीकरण पे, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या लिखना है, x से 2 रखना है, 2 गुना पहले लिख लीजिए बहुपद, समीकरण है 2x उसका माइनस 7x - p = 0। 2x का वैल्यू कितना लिखना 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 2 7 गुना 2, 2 गुना x का वैल्यू कितना रखना 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 7 गुना x का वैल्यू कितना 2 रखना माइनस p = 0। 2 जैसे का तैसे, 2 का स्क्वायर करें 2 दूनी 4 होगा, माइनस 7 दूनी 14 माइनस p = 0। यहाँ कितना 4 2 चौके 8 माइनस 14 माइनस p = 0। अब क्या होगा, तो
ये 14 माइनस में 8 पे प्लस में सॉल्व करेंगे कितना होगा, तो -6, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, ये माइनस में पी उधर जाकर क्या होगा प्लस पी, इसलिए बोल सकते हैं पी बराबर कितना होगा -6, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को बनाएंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 बनाएंगे। लिखा यदि द्विघात समीकरण 2x² - x - 6 = 0 का एक मूल -3/2 है तो इसका दूसरा मूल क्या होगा। बस सिंपल, आप बहुत सारा विधि से इसको बना सकते हैं। तो हम इसको गुणनखंड कर देते हैं। तो एक वैल्यू गुणनखंड से द्विघात है तो 2 वैल्यू निकलेगा, तो एक वैल्यू दिया हुआ दूसरा वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, निकाल लेते हैं यहाँ से। तो आपके पास सॉल्व पे लिखा क्या है, 2x² - x - 6 = 0। तो हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे, क्या सीखे थे, अचर पद क्या है यहाँ पे -6 लिख दीजिए, गुना करना x² का यहाँ गुणांक क्या है यहाँ 2, तो ये 2 से इसको गुना कर देंगे, तो 6 दूनी 12 - 12। अब क्या करना है, इस 12 का माइनस को इग्नोर करके इसका हम गुणनखंड करेंगे, आवाज गुणनखंड। तो 12 लिख दिए, 2 पढ़ा 12 के बारे में, 6 बार में 2 तिया 6 और 3 का 3। मतलब आपको गुना इसको 2 पेयर के रूप में चुनना है। गुना करने पर -12 पूर जाए और जोड़ने पर -x मतलब -1 पूरना चाहिए। तो सिंपल समझिए, 2 दूनी 4, एक नंबर को हम 4 लिए, दूसरे नंबर को क्या लिए 3। लेकिन कंडीशन क्या है कि यहाँ पे माइनस में आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, माइनस वाले को बड़े वाले को माइनस में ले लेंगे और छोटे वाले को प्लस में ले लेंगे। तो -4 × 3, तो प्लस में -4 दिया 12 हो जाएगा, यस। -4 अब +3 कर देंगे तो -1 आएगा, तो बस -1 ही हमको यहाँ लाना है। अब यहाँ से सॉल्व करिए फटाफट। तो याद रखिए, ना इसमें बदलाव होगा ना तो इसमें बदलाव होगा, जो भी बदलाव होगा बीच वाले में हमको करना है ना। तो 2x² जैसे का तैसे हम इसको लिख सकते हैं -4x अब +3x अब -6 = 0 लिख सकते हैं। देखिए 4 यहाँ पे इसलिए लिखे ताकि इससे 2 वाला 2 कॉमन हो जाएगा, 3 यहाँ लिए यहाँ की ताकि 2 के पढ़ा में 3 के पढ़ा में 6 आता है, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग। अब ध्यान से देखिए, इस 2x² यहाँ पर भी है, यहाँ 4x, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x × x, इसको 4x लिख सकते हैं 2x × x, सॉरी 2x × 2। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर जो यहाँ पर भी 2x है, यहाँ पर भी 2x है, तो 2x को क्या कर देंगे हम लोग कॉमन, ये 2 नंबर से। ठीक है, तो कर दिए कॉमन यहाँ से, तो यहाँ होगा 2x कॉमन, 2x बाहर निकला, यहाँ पे x² के फॉर्म में था, 1x बचेगा। ठीक है, माइनस यहाँ से 2x बाहर निकल गया तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, 2 ही बचेगा। ठीक है, अब यहाँ जैसा यहाँ पे वही वैसा वहाँ पर भी आना चाहिए प्लस। अब ध्यान से देखिए, यहाँ 3x है, ठीक है, इसको भी हम लिख सकते हैं 2 × 3, हाँ या नहीं लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो इससे 3 कॉमन होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, x - 2 बचेगा। तो इससे हम क्या करेंगे, 3 को कॉमन करेंगे, तो यहाँ बचेगा x - 2 = क्या होगा 0। अब क्या करेंगे हम लोग, x - 2 यहाँ पर भी x - 2 यहाँ पे, तो x - 2 कॉमन करें तो यहाँ क्या बचा 2x + 3 = 0। अब क्या करते हैं, x - 2 बराबर 1 को 0 बराबर 0 लेते हैं, दूसरा 2x + 3 बराबर क्या लेंगे 0। तो यहाँ क्या होगा, x बराबर माइनस में क्या होगा +2, इधर होगा 2x प्लस में क्या होगा -3 और x बराबर क्या होगा -3/2। देखिए -3/2 आपको दिया गया था ये वैल्यू, तो दूसरा वाला आंसर ये है, मतलब x बराबर +2 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को बनाएंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 बना, क्या लिखा, द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगा। तो कंडीशन क्या है, डी। तो देखिए आप डी फॉर्मूला पहले हम लिख लेते हैं, सॉल्व। क्या आपके पास 2x² - 6x + 3 = क्या होता है 0। अब फॉर्मूला क्या होता है, अब द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, ax² + bx + c = 0 लगा लेते हैं, ax² + bx + c = क्या होगा 0। यहाँ से हम a का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा 2, a बराबर 2, b का वैल्यू कितना होगा -6 और c का वैल्यू कितना होगा 3। अब यहाँ पे d बराबर फॉर्मूला होता है, d बराबर b² - 4ac, b² b का वैल्यू कितना है -6, तो यहाँ -6 का स्क्वायर माइनस 4 × a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 3, तो यहाँ कितना -6 × -6, तो माइनस में क्या होगा +6 36। अब यहाँ ध्यान दिए, 4 दूनी 8 8 × 24 -24। अब d 36 में 24 घटा देंगे कितना बचेगा 12। अब देखिए तो ये d का वैल्यू क्या आया 12 आया, तो मतलब क्या d क्या है, तो d
क्या हो गया, बड़ा हो गया, किससे, 0 से। तो यहाँ एक कंडीशन है, अगर डी 0 से बड़ा हो तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, मतलब दो जो x का जो दो वैल्यू आएगा दोनों अलग अलग आएगा, ठीक है। जब हम लोग गुणनखंड करेंगे x का दोनों वैल्यू अलग अलग आएगा, लेकिन d का बराबर, d का जो वैल्यू 0 के बराबर, मतलब यहाँ पे आंसर आपका 0 आ जाता तो दो बराबर मूल, मतलब उसका आंसर जो आपको x का वैल्यू निकालिएगा दोनों एक जैसा आएगा। अगर d यहाँ पे कोई माइनस में नंबर आया था, 0 से छोटा मतलब माइनस में नंबर आया था, तो उसका कोई भी मूल ज्ञात नहीं होगा, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो यहाँ पे d क्या है, 0 से बड़ा है, तो ऑप्शन क्या होगा, जब d 0 से बड़ा है तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो वास्तविक, अच्छा भिन्न मतलब क्या होता है, अलग अलग, भिन्न मतलब क्या होता है, अलग अलग, और समान नहीं बोल सकते, तो वास्तविक एवं और समान होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग अगले